बताना चाहूँगा। जो नोटिफिकेशन 7 तारीख को हमारा शाम को निकला था और नॉमिनेशंस आज से जो 9 सितंबर से नॉमिनेशन स्टार्ट हुए हैं और जो भी आरओ एआरओ पिछले इलेक्शन में जिन्होंने एज आरओ एआरओ काम किया वही कायम रहेंगे और उनके हेडक्वार्टर भी सेम रहेंगे। तो ये पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो जैसे बताया कि 9 तारीख से नॉमिनेशन मतलब आज से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 सितंबर है एंड डेट ऑफ स्क्रूटिनी जो होगा जितने नॉमिनेशन आएंगे उनका 18 सितंबर उसको फिक्स किया गया। जब स्क्रूटिनी के बाद जो वैलिड कैंडिडेट्स बचते हैं तो उसमें आप सबको पता है कि विड्रॉल का भी टाइमिंग रहता है, तो वो हमने जो नोटिफिकेशन के हिसाब से फिक्स किया है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 20 सितंबर, 20 सितंबर एक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है। और जो पोल डे जो पिछले नोटिफिकेशन में जो 10 सितंबर था, इस बार 4 अक्टूबर ये पोल डे नोटिफाई किया गया है। और जो पोलिंग होगा जो सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक शाम को पीरियड है, वहाँ जिस पीरियड में वोटर्स अपने अपने पोलिंग स्टेशन में आके वोट डाल सकते हैं। और काउंटिंग डे 8 अक्टूबर को फिक्स किया गया है। और ओवरऑल जितना भी प्रोसेस होगा उसको कायम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए डेट फिक्स किया 11 अक्टूबर। तो ये जनरल एक मैंने शेड्यूल आपको बताया। तो 26 जो जितने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आरओ एआरओ आज से उन्होंने अपने अपने हेडक्वार्टर में फिर से काम उन्होंने शुरू किया और वहाँ पे नॉमिनेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट किया है। टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन 278 पोलिंग स्टेशंस हैं और उसका कैटेगराइजेशन भी हमने सारा प्रोसीजर एज जो भी पोलिंग स्टेशंस होते हैं तो उनका वहाँ के वल्नरेबल वोटर्स क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, वोटिंग में क्या किस टाइप के वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए, वो सारा देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडेड बाय एसएसपी हम जॉइंटली रिव्यू करते हैं। तो हर एक पोलिंग स्टेशन का कैटेगराइजेशन भी किया कि सेंसिटिव कितने, हाइपर सेंसिटिव कितने, नॉर्मल कितने। तो वो भी मैं कई लोगों ने मुझे पूछा था कि इसके बारे में भी बताओ, तो वो मैं आज बताना चाहूँगा। तो 114 पोलिंग स्टेशन हाइपर सेंसिटिव हमने डेसिग्नेट किए, 99 सेंसिटिव एंड नॉर्मल 65 पोलिंग स्टेशन है। तो हर एक पुलिस स्टेशन का अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से पुलिस डिप्लॉयमेंट रहने वाला है। तो उसका सारा तैयारी हमने पिछले उसमें भी किया था और इस बार भी वो सेम ही रहेगा। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे पता है कि जैसे नोटिफिकेशन निकलता है तो वो इन इफेक्ट हो जाता है। तो 7 तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हुआ है और कल आपने देखा होगा एक डिटेल ऑर्डर भी हमने उसमें इशू किया है। मोरलेस वो सेम ही है जो पहले वाला था, उसमें 2-3 पॉइंट्स हमने उसमें ऐड किए जो हमें पिछले कैंपेनिंग और उसमें जो हमने देखे कि 1-2 पॉइंट छूट गए थे तो वो भी हमने उसमें डाले। तो मेरी सबसे आपके माध्यम से अपील सारे जितने भी कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ और आवाम से भी रहेगी कि और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से भी मेरी अपील है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप पालन करें। और जैसे हमें कुछ भी नॉलेज में आएगा, कंप्लेंट्स हमारे नॉलेज में आएंगे तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई की भी गई। आपने देखा कि पिछले भी उसमें जितने भी कंप्लेंट्स आए थे उसमें हमने एक्शन लिया था और इस बार भी हमारा यही रहेगा कि कंप्लेंट्स आएगा तो हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड भी हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डेसिग्नेट किए है। उसमें मैजिस्ट्रेट भी है, पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव है और फाइनेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स अपने कैंपेनिंग करते, मीटिंग्स करते तो उसमें एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी उसको नोट करने के लिए वो जॉइंट टीम है। तो वो सारे टीम्स के थ्रू मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं पे वायलेशन ना हो वो उसका डेली मॉनिटरिंग किया जाता है। और मेरा अपील यही है कि आप सब स्टेक होल्डर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप उसका पालन करिए। और एक इशू था जो कल से कुछ पार्टीज़ के माध्यम से आया गया कि जो इस बार वोटिंग कैसे होगा। तो जो एलएसडीसी इलेक्शंस में पहले कारगिल में बैलेट पेपर यूज़ किया जाता था, बट आपको पता है कि 2020 में एलएसडीसी के इलेक्शन रूल्स में मॉडिफिकेशन हुआ है और जो मॉडिफिकेशन में अमेंडमेंट्स हुई थी तो उसमें रूल 29B में ये लिखा है कि जो इलेक्शंस हो गए उसमें दोनों लेह का भी और कारगिल का भी उसमें वोटिंग मशीन यूज़ होगा। तो वोटिंग मशीन का उन्होंने डेफिनेशन फिक्स किया है, उसमें एक बैलेट यूनिट होगा और कंट्रोल यूनिट होगा। तो दो कोई भी ईवीएम होता है, आप सबको पता है कि उसमें ये 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो ये जो हम यूज़ करने जा रहे हैं इलेक्शन में M2 टाइप का मशीन है। फिर जो एक इशू उठा है कि वीवीपैट क्यों नहीं यूज़ करें। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी लोकल बॉडी हो या असेंबली हो, लोकसभा हो, हर एक जो भी इलेक्शन है वो कैसे करना है उसका अपना अपना रूल है। तो एलएसडीसी का अपना रूल है, आपको भी मैं कॉपी दूंगा। तो उसमें लिखा है कि
जो LSDC में जो इलेक्शन किए जाते हैं उसमें वोटिंग मशीन जो यूज़ होता है उसमें बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट यूज़ किया जाएगा, तो वीवीपैट का कहीं मेंशन नहीं। और उसी के हिसाब से हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी प्रायर परमिशन लिया है। जो M2 टाइप के मशीन है, कोई भी इलेक्शन का मटेरियल हो यूज़ करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है। जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन में कहीं यूज़ करना, जैसे म्यूनसिपालिटी पे के अभी आएंगे इलेक्शन, तो वहीं पे भी यूज़ करना होगा, तो हमें इलेक्शन कमीशन का परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो हमने प्रायर में M2 टाइप की मशीन को यूज़ करने के लिए परमिशन मिला है हमें, तो वही हम यूज़ करने जा रहे हैं। दूसरा, उसके बारे में कुछ डाउट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं पब्लिक में कि ये मशीन्स में ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। बट आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेटिशंस कई बार गई थी, बट उसमें कोई मेरिट पाया नहीं गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी चैलेंज रखा था हर कोई भी पार्टीज़ को आके कि अगर आपको EVM में कुछ इश्यूज़ लगते तो वहाँ जाके अपना वो पॉइंट रखे, बट उसमें भी कुछ निकला नहीं। आप सबको पता है पिछले 2-3 सालों में ये काफ़ी इशू आया था। तो मेरा अपील सबसे है कि ये जो हम यूज़ करने जा रहे हैं मशीन, M2 टाइप की मशीन, वो पूरी तरह से सेफ़ है, तो उसमें कोई इशू नहीं, ना वो एक्सटर्नली कोई वाईफाई, ब्लूटूथ या एक्सटर्नल डिवाइसेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्टैंड अलोन मशीन्स हैं, और अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए उसमें प्रोविज़न है कि वो मशीन ही ऑफ हो जाता है। तो उसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि ये EVM मशीन में कुछ बाहर से उसमें कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है। वो क्या, जो हम भी कोई वोटर उसमें वोट डाल रहा है, वो रिकॉर्ड जो होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन बाद में जाके हो सकता है। तो वो कोई जो पॉइंट्स आते रहते हैं वो मैंने समझा कि आपके माध्यम से क्लियर करूँ कि वैसा कोई उसमें कोई ट्रूथ नहीं है। बाकी हम ट्रांसपेरेंसी के लिए इस बार कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। LSDC इलेक्शन में पहले नहीं हुआ था। और एक उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो M2 टाइप के मशीन है वो पहले भी यूज़ हुए। जो LSDC ले का इलेक्शन हुआ 2020 में हुआ था, वो अक्टूबर में शायद हुआ था, उसमें भी यही मशीन यूज़ हो रहे जो हुए थे जो हमने कारगिल इलेक्शन में यूज़ कर रहे। प्लस जो तमिज़गाम का बाई इलेक्शन हुआ था पिछले साल हुआ था, उसमें भी यही मशीन यूज़ किए गए थे, M2 टाइप के मशीन। सिमिलर हम यहीं पे कारगिल में भी वही मशीन यूज़ करने जा रहे हैं। और जितने भी इसका एक प्रोसीजर होता है कि ये जब मशीन्स यूज़ करने के लिए पहले FLC बोलते हैं, फर्स्ट लेवल चेक होता है कि हर एक मशीन को चेक किया जाता है। ये प्रोसीजर जो काउंसिल के लिए हम मशीन यूज़ करने जा रहे हैं वो जुलाई में हुआ है। तो उस टाइम सबको, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सबको बुलाया गया था कि आप उसको देख सकते हैं कि मशीन में कुछ खराबी नहीं है, कुछ किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। वो पहले एक फर्स्ट लेवल चेक हुआ है। सेकंड जो रैंडमाइजेशन होता है, उसमें EVM किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, किस पोलिंग स्टेशन में कौन सा मशीन जाएगा, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेजेंस में होता है। तो आज हमने फर्स्ट रैंडमाइजेशन भी किया, उसमें INC, BJP, JKNC, आप सबके जो रिकग्नाइज जिनको सिंबल रिजर्व है सबके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उनके सामने हमने रैंडमाइज़ किया, उनको वो लिस्ट भी हमने दी है कि आज जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन में किस कॉन्स्टिट्यूंसी को कौन सा पोलिंग स्टेशन अलॉट हुआ है। अब सेकंड रैंडमाइजेशन जो होगा उसमें पोलिंग स्टेशन उसमें फिक्स हो जाएगा कि कौन से पोलिंग स्टेशन के लिए कौन सा वोटिंग मशीन जाने वाला है। तो ये चीज़ जो भी EVM के रिलेटेड जो भी हम तैयारी करते हैं, तो टाइम टू टाइम कोई EVM का मूवमेंट करना है या स्टोरेज के टाइम वेयर हाउस को खोलना है हमें तैयारी के लिए, उस टाइम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाता है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उसमें मॉक पोल भी होता है। मॉक पोल आपने सुना होगा कि जब भी EVM तैयार होता है, जैसे अभी कैंडिडेट्स का फिक्स हो जाएंगे, मतलब विड्रॉल के बाद कैंडिडेट्स फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज EVM तैयार किए जाएंगे, उसको मतलब सील लगाया जाएगा, बैलेट पेपर उसमें फिक्स किया जाता है। उस टाइम भी मॉक पोल होता है, मतलब 50 वोट डमी वोट डाले जाते हैं पार्टी वाइज। तो वो सबके सामने होता है, जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट के सामने, और उनके थ्रू ही हम वो वोट डलवाते हैं, डमी वोट्स। तो बाद में वो चेक भी होता है कंट्रोल यूनिट करके कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये प्रोसीजर EVM जब प्रिपेयर करते हैं वोटिंग से पहले उस टाइम भी होता है। और जब पोलिंग डे होगा, जैसे हमारा 4 तारीख को पोलिंग है, तो 4 तारीख को सुबह सुबह जितने भी कैंडिडेट्स के एजेंट्स हो गए, वो कैंडिडेट्स वो खुद भी हो सकते हैं, तो उनके सामने वो पोलिंग मॉक पोल एक बार होगा, तो 2 बार मॉक पोल भी होता है। तो उसमें ये जितने अगर कोई किसी को डाउट्स है कि वो मैच नहीं हो रहा, तो वो डाउट्स वहीं पे क्लियर किए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके सामने मुझे रखना था। प्लस इस बार हम कुछ एरियाज़ में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। आपने देखा कि ऑब्जर्वर्स भी UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 5 ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। प्लस हम पर कॉन्स्टिट्यूंसी 2 पोलिंग स्टेशंस
डेसिग्नेट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हाइपर सेंसिटिविटी और वो सारी चीज़ें देख के कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, वो पहली बार होने वाला जा रहा है। तो वो अपना इंडिपेंडेंटली पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं वोटिंग का, वो चेक करेंगे, उनका एक रिपोर्ट बाज़ाब्ता बनेगा और शाम को ऑब्जर्वर और इलेक्शन अथॉरिटी को सबमिट होगा। तो अगर कहीं से कंप्लेंट आती कैंडिडेट्स की कि यहाँ पे ये हो रहा था, कुछ गलत चीज़ हो रही है, तो वो ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद रहेगा, ताकि ये चीज़ ना रहे कि कोई फेयर जो इलेक्शन को कंडक्ट होना चाहिए उसमें कुछ किसी को डाउट ना रहे। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी। जो स्ट्रांग रूम है वो CCTV सर्विलेंस के अंडर होता है। जब भी हमारा EVM का मूवमेंट होगा या फिर पोलिंग के बाद EVM वापस आएगा स्ट्रांग रूम में, तब पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउड है कि वो उसके साथ अपना व्हीकल रख सकते हैं। आजकल आपने देखा कि लोकसभा असेंबली में वो अलाउड किया है, तो वो भी इस बार हम भी अलाउड करेंगे। वो उसके साथ अपना गाड़ी भी रख सकते हैं उसके साथ जब हमारा मूवमेंट होगा। जो स्ट्रांग रूम में EVM जब स्टोर हो जाएगी उसके बाद वो CCTV के सर्वेलेंस में होगा, तो उसका हम एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देंगे। तो स्ट्रांग रूम के बाहर एक जगह हम डिसिग्नेट करेंगे। वोटिंग के बाद काउंटिंग के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पूरा उसमें सर्वेलेंस अपना खुद रख सकते हैं कि वहाँ अनऑथराइज कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है, लॉग बुक्स में एंट्री हो रही कि नहीं, कोई स्ट्रांग में जाके कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। जो कैंडिडेट्स को जेन्युइन कोई कभी कभी डाउट हो सकता है, बट हमने ये भी तैयारी रखा है कि वो भी हम फैसिलिटी अवेलेबल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना था। और वीडियोग्राफी का मैंने बताया कि वीडियोग्राफी भी कुछ पोलिंग स्टेशन में होगी, CCTV रहेंगे, ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से किसी को कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए कि फेयरनेस के बारे में। तो आप सबको जितने वोटर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को यही अपील है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इलेक्शन अथॉरिटी का कोशिश यही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी से पूरा इलेक्शन को कंडक्ट किया जा सके। बाकी अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से SSP साहब भी अपना बताएंगे कि पुलिस की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है। पुलिस की तरफ से हमें CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस होती हैं उसकी काफ़ी सारी कंपनीज़ आई हैं, जो हमने फर्दर हर इलाके में हमारे जो मेजर इलाके हैं, फॉर एग्जांपल ज़ांस्कार जोन है, बटालिक जोन है, वाखा शरगोल जोन है, द्रास जोन है, करगिल के अलग अलग पार्ट्स में सांकू पानीखर जोन है, इसमें जो है वो कंपनीज ऑलरेडी सिचुएटेड हैं, क्योंकि पिछले प्लान के हिसाब से थी, तो वो ऑलरेडी अभी भी कंटिन्यूएशन में बैठी हैं। आपने देखा भी होगा फील्ड में कि उनकी प्रेजेंस 24/7 स्पेशली ऑन द हाईवेज़ और जो हमारी छोटी रोड्स हैं उन पे, लिंक रोड्स और गांव हैं, जो वहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि जो है कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू ना हो, आपस में कोई लड़े ना। कैंपेनिंग जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से आपस में कर रहे हैं। कहीं कोई इलीगल फ्रीबीज तो नहीं दे रहा है, एनी इशू जो भी रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ MCC है या क्रिमिनल है, उसको जो है काफ़ी माइन्यूटली हम परख रहे हैं। इसके अलावा जैसे डी साहब ने बताया, जिस कैटेगराइजेशन के पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ्स हैं, उस हिसाब से जो है डिटेल डिप्लॉयमेंट हमने निकाली थी, वो फिर से रिवाइज़ करके उसमें हमने ख़ास तौर पे ध्यान रखा है कि कोई भी लोकल पुलिस वाला जो है वो उस पोलिंग बूथ पे नहीं होना चाहिए। उनकी उस तरीके से रैंडमाइजेशन करके जो है डिटेल्ड प्लान बनाया है। जहाँ जहाँ हमारे वुमेन सेंट्रिक सिर्फ वुमेन पोलिंग बूथ्स हैं, वहाँ पे वुमेन फोर्स लगाई है प्रॉपरली। तो इन शॉर्ट बात वही आती है डीस साहब की कि फ्री एंड फेयर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शंस होगा, और हमारी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की फुल 24/7 कोशिश है कि इस चीज़ में जो है कोई भी कोताही ना की जाए, और देयर विल बी नो कम्प्रोमाइज़ विद रिगार्ड टू फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। थैंक यू सर। कितने हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मजीद फोर्स? हाइपर सेंसिटिव 114 है, सेंसिटिव 99 है और नॉर्मल 65 है। ये जो है ये पास्ट पिछले इलेक्शंस में कैसा कहाँ क्या होता था, फिर आजकल अभी करंट इलेक्शंस में कहाँ क्या डायनेमिक्स हैं, वो सारा कुछ देख के हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स को भी मद्देनज़र रख के जो है हमने इनको डिसाइड किया है। सर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कुछ देर पहले, तो उनका खदशा है कि वीवीपैट को लेकर काफ़ी उनके खदशात रहे, तो उस पर आपने वैसे जवाब दिया, लेकिन उसके अलावा भी उनका कहना है कि बहुत सारे जगहों पे मतलब गलत तरीके से कारकर्दगी हो सकता है, तो उस पर क्या इक़दाम होंगे? वीवीपैट का जो इशू था उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि हमारा रूल्स क्या बोलता है, तो हमें LHDC के रूल के हिसाब से चलना है। बाकी जो भी टाइम टू टाइम हमारे पास कंप्लेंट आएंगे उसमें हम एक्शन लेंगे। पहले भी लिया है MCC का, जहाँ पे भी वायलेशन आ रहा था
तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी हो तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती है तो हमारे नॉलेज में लाए मेरे यहाँ एसएसपी साहब से, तो हम ज़रूर उस पर भी कार्रवाई लेंगे। आपने देखा होगा कि काफ़ी हमने FSTs जब पिछला पोलिंग आने वाला था, आपने देखा कितना सर्विलेंस बढ़ा दिया था, कोई भी इलीगल मूवमेंट ना हो, पैसे का मूवमेंट ना हो या कुछ और जो भी अलाउड नहीं इलेक्शन में, वो सारा हमने उसमें काफ़ी बहुत सारे गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर कार्रवाई इस बार आप देख रहे हैं। पहले की तरह जो यहाँ शिकायत आती थी उतना एक्टिव नहीं है, और उसमें जब भी हमने डी साहब को लिखा है इमीडिएटली इलेक्शन अथॉरिटी ने सेम डे एक्शन लिया है। तो वो सर ये जो आप लोगों ने जो डिप्लॉय किया है मुलाजिमों को, उसको थोड़ा क्लियर से बताइए सर। उनको क्या ऐसा ही उनको जैसे आप लोगों ने पहले शेड्यूल बनाया उसी हिसाब से ड्यूटी करनी है या नया सिरे से शेड्यूल बनाना है? नहीं, जैसे बताया कि पोलिंग स्टाफ का जो भी है वो हम उनको टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शन इशू कर देंगे। तो बट हमारा कोशिश वही रहेगा कि वही जो पुल बनाया था वही रहे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग किया है, 2 बार उनका ट्रेनिंग हुआ है, उनको सारा प्रोसीजर पता है। तो मतलब पूरा आगे का प्रोसेस स्मूथ हो जाए, तो हम चाहेंगे कि वही सेम रहे। तो उसमें बारे में जो भी होगा हम टाइम टू टाइम वो डायरेक्शंस इशू करेंगे। डीएम सर, और एक इशू सर इलेक्शन से हट के, इन दिनों करगिल में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आवाम में ये खदशा है सर स्मार्ट मीटर लगने से बिजली का जो चार्ज है ज़्यादा लग सकता है, तो इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टेप उठा रहा है? स्मार्ट मीटर्स का आपको पता है कि वो सिर्फ लेह में या करगिल में नहीं लग रहा है, हर कंट्री में हर जगह लग रहा है। तो उसके बारे में जो भी देखो कोई भी सेक्टर में हो इम्प्रूवमेंट होता रहता, होना चाहिए। जैसे पहले डिजिटल मीटर वो पहले वाला है, पहले मैनुअल वाला था, फिर अब स्मार्ट आ रहा है। तो स्मार्ट मीटर का अपने अपने बेनिफिट्स है कि एक्यूरेसी बढ़ रही है, और जो कस्टमर है उसको भी पता चल रहा है कि कभी कंप्लेंट्स आती रहती पीडीडी से, कि पीडीडी के खिलाफ आती रहती कंप्लेंट की बिल अचानक बढ़ गया, मैंने तो इतना यूज़ नहीं किया, तो लाखों में आ गया, फ्लैट रेट वो बढ़ा दिया, मैं घर पे नहीं था, मैं लॉक करके बैठा था, फिर भी आ गया। तो उस सारी कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए ये डिसीजन लिया गया। वो ऑल ओवर कंट्री है। तो जो चीफ इंजीनियर पीडीडी उन्होंने भी अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे डाउट्स को क्लियर किया है, और टाइम टू टाइम इसमें बताया भी कि स्मार्ट मीटर कैसे बेनिफिशियल है। सर जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है सर, जो रिटर्निंग अफसर है सर, जो भी कैंडिडेट ने पहले फॉर्म भरा है सर, उनको पहले से ही जो प्रोसेस है सर सब करना है सर। हाँ, जैसे आपको पता है कि वो इलेक्शन नोटिफिकेशन ही क्वेश किया था, तो उसके अंडर जो भी प्रोसीजर हुआ होगा फॉलो, वो लीगली वाइड हो जाएगा। तो हमने आरओ को भी डायरेक्शन दिए कि इसको नए तरीके से, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने कल ही बताया था सुबह कि ये इसको नए तरीके से करना है। तो उनको सारा प्रोसीजर हमने समझाया कि आपको क्या क्या चीज़ें देनी है, फिर से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने बताया था। ओके, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.